बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसार। नाजरीन, एक तरफ सियासी मामलात हैं जहां पीडीएम के हवाले से ऑब्वियसली मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है। पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने को तैयार नहीं है और मौलाना फजलुर रहमान साहब ये ऐलान कर रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे और जल्द अज जल्द पीपल्स पार्टी को भी इस पर मना लेंगे। दूसरी तरफ NA 249 कराची में जो ज़िमनी इलेक्शन होना है वहां पर भी रवाबत जारी है। पीपल्स पार्टी से हिमायत मांगी है नून लीग ने अपने उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल के लिए। इन तमाम चीजों पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम जिक्र करें कोरोना का, जिसका शिकार आजकल बहुत ज्यादा लोग हो रहे हैं। तीसरी लहर जो है कोरोना की, उसको बहुत तशवीशनाक करार दिया जा रहा है। जो पॉजिटिव टेस्ट की शरह है वो भी काफी हद तक बढ़ती चली जा रही है। आज सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में 750 पॉजिटिव केसेस कोरोना के सामने आए हैं और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि उनकी कैपेसिटी भी अब खत्म होने लगी है क्योंकि पेशेंट्स इस कदर ज्यादा आ गए हैं। दूसरी तरफ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब और उनकी अहलिया खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। हालांकि वजीर आजम साहब ने 2 दिन पहले ही वैक्सीन जो है वो ली थी और इस पर बहुत ज्यादा बहस शुरू हो गई कि क्या ये वैक्सीन इफेक्टिव नहीं थी। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि इतनी जल्दी ऑब्वियसली वैक्सीन के असरात नजर नहीं आते, उसके लिए 2 से 3 हफ्ते का वक्त दरकार होता है जब आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनना शुरू होती है। तो इस पे भी बात करेंगे। और आज एक और बड़ा अहम फैसला आया एक अहम केस का, और वो था पिछले साल सितंबर में हमने जो देखा था मोटरवे पर एक खातून के साथ ज्यादती की गई थी। दोनों मुजरिमान को आज अदालत ने सजाए मौत सुना दी है और इस पर भी ऑब्वियसली उस टाइम पे बहस थी। कुछ लोग कहते थे कि कैपिटल पनिशमेंट की सजा जो है वो नहीं होनी चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये फैसला अलबत्ता खुशाइन जरूर है क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा तनकीद भी की गई थी, बहुत सारे सवालात भी उठाए गए थे। ये भी ख्याल था कि मुजरिमान जो है वो पकड़े नहीं जाएंगे, अगर पकड़े गए तो उनको सजाएं नहीं होंगी, बरी हो जाएंगे, कहीं कहा जाएगा कि शवाहिद नहीं मिले। सो आज ही खुशाइन फैसला था। लेकिन पहले हम बात करेंगे कोरोना के हवाले से। जिस तरह आपको कहा कि सूरत हाल काफी संगीन होती चली जा रही है। मानो का आपसे तारुफ करवा दे, शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा है PMLN के। और शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा PTI। मैं स्टार्ट करूंगी डॉक्टर अमजद महमूद साहब से जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, DG हेल्थ इमरजेंसी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि आज ऑब्वियसली जो वजीर आजम साहब का टेस्ट पॉजिटिव आया कोरोना का, उनकी अहलिया का भी आया। वजीर आजम ने 2 दिन पहले ही वैक्सीन जो है वो ली थी। तो इस पर ये जो बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है कि जी क्या वैक्सीन की क्वालिटी ऐसी है, वैक्सीन आया इफेक्टिव है नहीं है, ये जरा समझा दीजिए कि कितनी जल्द या कितनी देर से इस वैक्सीन का असर शुरू होता है। थैंक यू सादिया। सबसे पहले तो बेस्ट विशेष अल्लाह ताला हमारे प्राइम मिनिस्टर को और उनकी मिसेज को जल्दी सेहत दे। देखें ये वैक्सीन जो है ना, उसमें ना पहली डोज के अराउंड 14 डेज 2 वीक्स के बाद इसमें एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं और फिर वो इतने एंटीबॉडीज नहीं होते कि वो फुली आपको रेजिस्ट यानी बैक्टीरिया उसको वायरस को कर सके। तो जो सेकेंड डोज लगाते हैं हम वो इसीलिए लगाते हैं। तो जब 3rd वीक यानी 21st डे पे सेकंड डोज लगती है तो उसके 2 वीक्स के बाद आप फुली प्रोटेक्टेड होते हैं। तो इसलिए ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो लगवाई थी और वो फौरी इफेक्टिव नहीं होती, तो लोगों को ये भी बताना जरूरी है कि ये वैक्सीन इतनी इफेक्टिव है कि ये जिन्हें हो भी चुका है। देखें इसमें ना वो साइंटिफिक टर्म्स आ जाएंगी, ACE2 ACE जिन पे ये इफेक्ट करते हैं या RNA बनता है, लेकिन इसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि ये वैक्सीन लगनी चाहिए। अल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर को जिंदगी दे, सेहत दे। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई। उनके तो अभी 2 हफ्ते ये लगेंगे और फिर सेकंड डोज के बाद 2 हफ्ते बाद वो फुली प्रोटेक्टेड होंगे। और एक और बात ये है, कोरोना हो गया, फर्स्ट डोज और 2 दिन के अंदर नहीं हो सकता। जी हाँ, और एक ये जरूरी बात है कि जिन्हें कोरोना हो गया है कि उन्होंने वैक्सीन लगवानी है या नहीं लगवानी। उन्होंने बिल्कुल वैक्सीन लगवानी है क्योंकि कोरोना होने से जो एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं है जितने कि आपके वैक्सीन से होंगे और वैक्सीन की 2 डोजेज से होंगे। तो मैं आपके प्रोग्राम में बहुत दफा आया हूँ, आपने इन्वाइट किया है। मेरी अगेन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने
एहतियाती तदाबीर पे मुकम्मल अमल करें, मास्क पहने, हजूम में मत जाएं और स्पेशली मस्जिदों में डिस्टेंस रखें। ये आगे रमजान आ रहा है, फिर ये मस्जिदें हमारी हजूम से भर जाएंगी, हमारी कोर्ट्स में हजूम भरे हुए हैं। तो ये मेरी लोगों से बार बार ये रिक्वेस्ट है। हमने फिर दोबारा वो हाथ धोने छोड़ दिए हैं, अल्कोहल रब सोल्यूशन इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। तो प्लीज अपनी फैमिलीज को बचाएं और अब ये वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि इतना अच्छा नादरा ने सिस्टम दिया हुआ है कि आपको उसी वक्त मैसेज आता है। जो अभी 60 से अबव है उनको मैसेज आ गए हैं। अपनी वैक्सीन लगवाएं, उसकी दोनों डोजेज मुकम्मल लगवाएं। और वो जो माइल्ड आता है ना जी, एक ये बड़ा है जी कि चाइनीज लगवाएं या कौन सी लगवाएं, और सब जो अवेलेबल है। आई थिंक वैक्सीन को लेके काफी ज्यादा वो एक मिसकंसेप्शन है, वो बहुत सारी मिथ्स हैं और शायद यही मकसद वजीर आजम का भी था कि वो परसों जब उनको वैक्सीन लगी तो लोगों ने कहा कि अब ये तासुर खत्म हो जाना चाहिए कि ये वैक्सीन जो है सही नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वजीर आजम ने लगा ली। लेकिन आज जब उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो उस पर यह कहा गया कि जी इफेक्टिव नहीं है। सो ये आप सही कह रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी चाइनीज लगाएं या कोई और लगाएं, किसी और मुल्क से आई हुई लगाएं। सादिया, जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने सबसे पहले लगवाई, पैरामेडिक्स ने लगवाई, इसलिए लगवाई कि हम अपने आप को, मैंने दोनों डोजेज लगी हैं मुझे, क्योंकि वी आर फ्रंट लाइन वर्कर्स। तो इसलिए पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करें, फिर अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करें, अपने बड़ों को प्रोटेक्ट करें। वंस अगेन, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वैक्सीन लगवाई है, अगर उन्हें अब कोरोना हो भी गया है तो वो सेकंड डोज भी लगवाएंगे और ये सेकंड डोज के 2 वीक्स के बाद फुली इफेक्टिव होगी। फर्स्ट डोज के 2 वीक्स के बाद इसका असर शुरू हो जाता है, लेकिन सेकंड डोज की 2 वीक्स के बाद 100% इफेक्टिवनेस आ जाती है इसकी। तो इसलिए लोगों से मिसकंसेप्शन आप लोग दूर कर सकते हैं। आप मीडिया, यू आर ऑलरेडी डूइंग सो मेनी प्रोग्राम्स, तो आप लोग लोगों को बार बार बताएं कि एक तो ये वैक्सीन जरूर लगवाएं, एक जिन्हें कोरोना हो चुका है वो भी जरूर लगवाएं, दूसरा एहतियाती तदाबीर पे अमल करें। बिल्कुल सही है, वो अनफॉर्चुनेटली हमें नजर नहीं आ रहा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अमजद महमूद हमसे बात कर रहे थे। शर्मिला साहिबा, आपकी सलाह चाहूंगी, क्योंकि विफाक में हम देखते हैं पीटीआई, पंजाब में केपीके में उनकी एक पॉलिसी है, बलूचिस्तान में ऑब्वियसली इत्तेहादी है, लेकिन सिंध में बहुत सारी जगहों पर वो पॉलिसीज उस तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, एक अलग पॉलिसी जो है वहां पर अप्लाई गई है। स्कूल्स के हवाले से वो इकदाम नहीं है उस तरीके से। वहां पर सईद गनी साहब का भी बयान आया कि प्राइवेट स्कूल्स वाले नहीं मान रहे स्कूल्स बंद करने के लिए। डू यू रियली थिंक कि इतने ज्यादा केसेस होने के बाद, इस थर्ड फेज के बाद, वाकई कोई लॉकडाउन की तरफ बाकायदा जाया जा सकता है या जाना चाहिए? जी शुक्रिया सादिया। देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि इस वक्त जो, अगर आप देखें कि चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो बाकी सूबे हों, जी, हम देख रहे हैं कि उसी तरीके से शादियां भी हो रही हैं, दावतें भी हो रही हैं, सोशलाइजिंग भी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ना कोरोना कभी था, और अगर था भी तो वो चला गया है। मास्क कोई नहीं पहनता, हार्डली एनीबडी वेयर्स अ मास्क। अच्छा, उसके अलावा सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल या हाथ धोना, मतलब वी आर बैक टू जिस तरह एक नॉर्मल लाइफ होती थी प्री कोरोना टाइम्स, उस तरह हो गए हैं। अच्छा, जिन लोगों को हो गया है वो कहते हैं जी अब दोबारा नहीं होगा, जिन लोगों को नहीं हुआ वो कहते हैं कि जी हमें होगा ही नहीं। बहुत से लोगों में मिसकंसेप्शन ये है कि जनाब ये कोई मामूली सी बीमारी है, ये कोई अमीरों की बीमारी है, ये उन्हीं को होती है, गरीबों को नहीं होती है। लेकिन देखिए, मैं सिर्फ जो तो आज तो मुल्क के वजीर आजम को हो गया, वजीर आजम को हो गया, लेकिन देखिए अल्लाह ताला सेहत दे सबको उस मुल्क के अंदर और इस वबा से हमारी जान छुड़ाए। वैक्सीनेशन लगाना, अनफॉर्चुनेटली वजीर आजम साहब ने 2 दिन पहले लगाया, आज उनको हुआ, तो बहुत से लोगों में ये तासुर हुआ है कि शायद वैक्सीनेशन लगने से उनको कोरोना हो गया। पहले लोग बड़े घबराए हुए थे कि जी वैक्सीनेशन नहीं लगानी, पता नहीं इसके साइड इफेक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है। और देखें, यहाँ सिंध के अंदर तो हमने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बाकायदा वैक्सीनेशन सेंटर्स बना दिए हैं। कराची में बिलखुसूस हमने 3-4 ऐसे मकामात हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर है, JPMC भी है, खालिक देना हॉल है। फिर हमने आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पर जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है उसके लिए वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बना दिए फैसिलिटेशन कराने का। तो देखिए, लोगों को बावर कराना बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन प्लीज़ लगाएं। साइनोफार्म जो हम लगा रहे हैं इस वक्त, उसकी 86% एफिकेसी है। 86% इज़ अ लॉट, मतलब, और उसके बाद अगर आप मास्क पहने और अगर एक बाय एंड लार्ज अगर पूरी कम्युनिटी अगर
वैक्सीनेट हो जाती है तो ट्रांसमिशन बहुत हद तक गिर जाएगी। और उसके बावजूद अगर खुदा ना खास्ता किसी को होता भी है कोरोना, तो वो बड़ा माइल्ड फॉर्म होगा 3-4 दिन में, जो कि हमने बाहर मुल्कों में देखा। मेरे कुछ रिश्तेदारों को हुआ वैक्सीनेशन के बाद, ठीक है। 3-4 दिन में रिकवर हो गए, बड़े माइल्ड से सिम्टम्स थे। तो देखिए ये आके इसके ऊपर ना सिर्फ टेलीविजन, रेडियो, बल्कि प्राइम मिनिस्टर को खुद आके अब इसके ऊपर बात करनी चाहिए। जो इस मुल्क को चला रहे हैं उनको बात करनी चाहिए, लोगों को पावर करना, एक इत्मीनान दिलाना चाहिए कि देखिए वैक्सीनेशन जरूरी है, बिल्कुल। इसका लेकिन बचाव ही है। अनफॉर्चुनेटली शर्मिला, आई हैव सीन यू वेयरिंग अ मास्क इवन इन द पार्लियामेंट, सिंध असेंबली के अंदर, बट हम यहाँ पे चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ, हमने देखा यहाँ कौमी असेंबली की जो हालत थी, जो सेनेट की उस दिन हालत थी, किसी पार्लियामेंटेरियन ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। सो जब हमारे पार्लियामेंटेरियंस, लेजिस्लेटर्स ये पैगाम देते हैं तो अवाम कहेगी कि भाई ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नहीं होगा, इसीलिए नहीं लगा रहे। देखिए मैं तो अक्सर क्राउड के अंदर मास्क उतारती ही नहीं हूँ। लोग समझते हैं कि जी फैशन होना चाहिए, मेकअप हुआ हुआ है। बिलखुसूस जो खवातीन है वो कहती है मेकअप करके आए तो फिर मास्क पहन ले तो क्या फायदा। जान जान है, बिल्कुल, जान है तो जहान है। That's true, absolutely, ना सिर्फ मुझे अपने लिए एग्जाम्पल आपको सेट करनी पड़ेगी। मेरे जो इर्द गिर्द लोग हैं, मुझे उनके लिए भी एहतियात करना है। दे आर मोर इम्पोर्टेंट। सही, मूविंग ऑन। बिल्कुल सही है। राना तनवीर हुसैन साहब, मैं आपको भी जाहिर है जब से ये वाली चीज शुरू हुई है कोविड की, आई हैव सीन यू कि आप एहतियात करते हैं। जिस तरीके से अब शर्मिला हैं, आप हो गए, आप लोग घर से बाहर नहीं जा रहे होते, स्काइप पे प्रोग्राम्स कर रहे होते ताकि किसी को है तो वो ट्रांसमिशन उसकी रोकी जा सके। बट ये बताइएगा कि बार बार अब ये जो ऑब्वियसली सियासी तौर पे भी ये कहा गया कि जी पीडीएम लॉन्ग मार्च करना चाहती है, तब भी ये सवाल उठाया गया कि क्या लोगों की जानों को खतरे में डालना मुनासिब होगा। फिर जाहिर है ज़िमनी इलेक्शंस की कैंपेन्स वगैरह भी हमने देखी हैं, उसमें भी उस तरीके से एहतियात हमारे सियासी लीडरान की तरफ से भी नहीं बरती जा रही होती है। और अब मौलाना साहब जो हैं, उन्होंने तो खैर वैसे ही जिंदगी में कभी लगता है मास्क नहीं लगाया कोरोना में। अब कहीं कोई एक इवेंट बता दें जहां उन्होंने मास्क लगाया हो, लेकिन वो लोगों को घरों से बाहर निकालने में और आप लोगों को कन्विंस करने में जरूर लगे हुए हैं कि जी चलें लॉन्ग मार्च के लिए चलें, आवाम की जान को खतरे में डालें। अदिया, थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले तो वो जो डीजी साहब ने एक्सप्लेन किया है उसको फुली इंडोर्स करता हूँ। और ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वैक्सीन लगवाई है, ये याद है कि पिछले दिनों हमारी एक मीटिंग हुई थी पीएससी की, तो उसमें ये हेल्थ वाले बुलाए हुए थे, सेक्रेटरी हेल्थ था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे एनआईएच के, मेजर जनरल आमर इकराम साहब हैं, ठीक है, तो ये सारे लोग थे, डीजी वगैरह भी सारे थे। तो वहाँ ब्रीफिंग हुई थी ये इस पे वैक्सीन पे, तो बड़ी थारोली। लेकिन मैंने उनको एक, वो खैर अलग बात है कि जिस तरह शर्मिला साहबा ने भी कहा कि इसकी 85% 86% एफिकेसी है, लेकिन आज आया था कि मेरा फैसल का या किसका कि ये 79-80% ये इफेक्टिव है। एनी हो, वो तो एक अलग बात है। लेकिन एक बात मैंने उनसे की कि हमारी सोसाइटी में थोड़ी सी रिलेक्टेंस है कि ये हम इसको ना लगाएं, मिसकंसेप्शन है कुछ सोशल मीडिया पे चल रही है। बिल्कुल इसको क्लियर करें, और चाहिए कि हम लोग आगे आए, जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट है, मिनिस्टर है, हम लोग हैं, तो ये पब्लिकली मीडिया पे आके करें हम, ताकि लोगों को पता चले, तो ये कन्वे करें अपनी कैबिनेट में जाके या किसी जरिए से कि ये आप कम करें। और भी दोस्तों ने मेरा कर तो थैंक गॉड। आई थिंक इसीलिए शायद वो जो मैं कह रही थी कि प्राइम मिनिस्टर ने सामने आके मीडिया के सामने लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए वैक्सीन लगवाई परसों, कि पता चले कि भाई इसमें कुछ ऐसा नहीं है, मुल्क का वजीर आजम लगा रहा है। सो फॉर गॉड सेक मैंने ज्यादा है ना कि ये मैंने जी आज से कुछ 10 दिन पहले ये बात की थी कि ये बड़ा जरूरी है, ताकि लोग समझ जाए ये खुद तो लगवा नहीं रहे और क्यों नहीं लगवा रहे। भाई हमें लगवानी चाहिए, बिल्कुल। जो 60 ओवर हैं जो पार्लियामेंट में है, उनको मीडिया पे आके लगवानी चाहिए। आपको टीवी पे या सारे आप तस्वीरें आनी चाहिए, तो लाइव आनी चाहिए बल्कि। और फिर जो प्राइम मिनिस्टर लगवाई, तो मैं आपको बताऊं कि जो चाइनीज वैक्सीन है वो जो न्यूयॉर्क के टाइम पे आया है सारा उसका एनालिसिस, तो उन्होंने लिखा कि टॉप जो 4 हैं वो चाइनीज ही हैं जिस वक्त जो सबसे ज्यादा सेफ और इफेक्टिव है। ये एक आप चल रहा है वो भी, उनका जो आर्टिकल है शायद आपकी नजर से गुजरा हो, तो मैं समझता हूँ कि ये चाइनीज जो वैक्सीन है बेस्ट है और इसको लगवाना चाहिए।
और जो अभी एक्सप्लेनेशन आई है बिल्कुल सही है कि जब ये 20 या 21 दिन हो जाते हैं तो उस वक्त ये इसकी आती है कोई, लेकिन वो फुली उसकी एंटीबॉडीज नहीं आती, तो लिहाजा जो दूसरी डोज है वो आए तो फिर ये फुली कवर्ड होता है। लिहाजा ये मिसकंसेप्शन फिर फैल गया कि प्राइम मिनिस्टर ने लगवाई और उनको हो गया है। अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग बैठे हुए हैं, हर पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट करें प्रोग्राम में और लोग सुनते हैं, तो उससे भी बड़ा हौसला मिलता है। बता रहा हूँ सारिया, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जब से ये कोरोना आया, पिछले मार्च की बात है, कि मैं जहाँ पहले तो जाते नहीं हूँ, जहाँ गया हूँ मैंने अकेले ने मास्क पहना होता है किसी फातिहा पे, किसी और फंक्शन पे। तो अगर मैं प्रेस के सामने भी कोई प्रेस टॉक करता हूँ तो ये मास्क पहनता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि मैं पहनता हूँ अपने इलाके में, तो लोग भी समझें कि यार अगर ये पहनते तो हम भी पहने। तो सर बाकियों को भी समझाए ना, अपनी पार्टी वालों को, ऑपोजिशन वालों को, जो लॉन्ग मार्च के लिए लोगों को निकालने की बातें कर रहे हैं। ये जलसे जुलूस की अभी तो पोस्टपोन हो गया है हमारा लॉन्ग मार्च, तो अभी तो रमजान के बाद, लेकिन मौलाना साहब का आज भी बयान आया, पीपल्स पार्टी नहीं मानती तो ना माने, हम कर लेंगे, हम बाकी जमातों के साथ मिलकर कर लेंगे। बहरहाल मैं शौकत यूसुफजई साहब आपकी भी पहले, क्योंकि हम कोविड के हवाले से बात कर रहे हैं जी, ठीक है, ठीक है। मौलाना साहब ने एक दफा तो पोस्टपोन कर दिया है। शौकत यूसुफजई साहब आप क्या सजेस्ट करते हैं? जी ठीक है, वो पोस्टपोन पे भी आते हैं, अगले सेगमेंट पे उस पे भी बात कर लेंगे, लेकिन केपीके में जरा बता दीजिए वहां पर भी, क्योंकि इस्लामाबाद का तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बुरी सूरत हाल है, दिन ब दिन केसेस, पॉजिटिव केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको लगता है कि लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया साथिया। बेसिकली आजकल का इशू भी यही है और लोगों के अंदर अवेयरनेस आ भी चुकी है, लेकिन जिस तरह के जो चीज़ें चल रही हैं कि जी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया भी आ गया ना, तो सोशल मीडिया ऑथेंटिक खबरें नहीं दे रहा है और उस पर काफ़ी चीज़ें ऐसी होती जो मुश्किल में डाल देती है आवाम को। मैं खुद इससे गुजर चुका हूँ, कोरोना की सूरत हाल से। बहुत तकलीफ दे होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये कि हमें यही तो मसला होता है कि जी हम अक्सर जब मैं मास्क पहन के जाता हूँ किसी भी फंक्शन में, तो आगे से वो कहते हैं ये हटा दो यार, ये क्या है ऐसी तुम लोग, हुकूमत जो है ना वो डरा रही है लोगों को। तो ये हुकूमत का इशू नहीं है, ये हम सबका इशू है और इसमें आज प्राइम मिनिस्टर को लगा तो सबको मेरे ख्याल से पता चल जाना चाहिए। ये किसी का लिहाज नहीं करता है और ये अल्लाह करे कि ये वबा ख़त्म हो, लेकिन ये हमारे जो पिछले जो दफ़ा जो फर्स्ट फेज़ में अगर जिस तरह हमने फॉलो किया था SOP को, कराची से लेकर खैबर तक सब ने फॉलो किया, उसमें हाथ धोना, सैनिटाइजर और ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन थी और लोग करते थे। अब ये जो तीसरी वेव चली है बड़ी ख़तरनाक है, लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ लोग कहते हैं यार ये तो हम इसके साथ आदी हो गए। ये आदी की बात नहीं है, ये आदी की बात नहीं है, ये इंतहाई ख़तरनाक वेव है जो और इसमें हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जिस तरह तनवीर साहब ने कहा और शर्मिला ने कहा, देखिए ये सारी चीज़ें जो एक दूसरे के खिलाफ लॉन्ग मार्च, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हर वक्त हो सकता है, ये कोई इतना वो नहीं है, महीना बाद हो सकता है, 2 महीने बाद हो सकता है, लेकिन असल चीज़ ये कि क्या हम अपने आवाम को खतरे में डालने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी जानों को खतरे में डाल दें? मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है ना, ये पहले कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है कि एकदम सारी दुनिया जो है उसकी लपेट में है। तो अगर कोई ये तस्वर करता है कि चाहे हुकूमत यहाँ पे वो फैला रही है ताकि अपोजिशन को एक साइड पे करे, तो बाकी दुनिया को भी देखे ना, मीडिया हमारे पास मौजूद है, हम सारी दुनिया को देख रहे हैं कि इस पर दुनिया परेशान है, तो क्यों हम अपने आप को एक तरफ रखें? जहाँ तक पेशावर का ताल्लुक है, खैबर पख्तूनख्वा का 7 अजला हमारे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, 12% से ज्यादा चला गया है कोरोना पेशावर में। तो अब ये देखें कि हमारे लिए रोज बरोज मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। हमने लॉकडाउन शुरू किया है, हमने काफ़ी जगहों पे स्मार्ट लॉकडाउन, कहीं पे फुल लॉकडाउन ये हमने शुरू कर दिया है। हमारे स्कूल बंद हो चुके हैं, हमारे जो बाजार है वो हम फर्स्ट फेज में हमारी ख्वाहिश थी कि हम 6 बजे बंद करें, लेकिन आपको पता है कि ज़्यादातर लोग जो है वो यही कहते हैं जी आप हमारा कारोबार तबाह करना चाहते हैं। भाई कारोबार तो हो जाएगा, लेकिन आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, अपने आवाम का भी ख्याल रखें, आपका कारोबार हो जाएगा।
तो वो ये चीजें मैं देखता रहता हूँ बड़ा, क्योंकि वो टास्क फोर्स का मेंबर भी हूँ जहाँ पे ये लोगों को कंसर्न है। लोग ताजरों के साथ स्कूल्स के हवाले से अक्सर वालिदैन बात करते हैं, दे डोंट रियलाइज कि इससे जान होगी तो ही बच्चे स्कूल जाते हुए भी अच्छे लगेंगे। ये तमाम चीजें हम देख रहे हैं। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो शौकत यूसुफजई साहब ने ये जो कारोबार की बात की कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा कारोबार जो है वो मुतासिर हो रहा है, आप लोग लॉकडाउन लगा देते हैं, आप लोग बाजार बंद कर देते हैं, मार्केट्स बंद कर देते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो एक ऐसे वक्त में ऑब्वियसली जहां पर इकोनॉमी के हवाले से भी बहुत ज्यादा कंसर्न है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, कोरोना की सूरत हाल को सामने रखते हुए वहां पर हुकूमत किस तरीके से रिलीफ दे सकती है आवाम को, ये भी सवाल पैदा होता है। क्योंकि ऑन दी अदर हैंड हम जो इकदाम देख रहे हैं हुकूमत के, जैसे आज ही बिजली की कीमत में 5.65 रुपए जो है फी यूनिट इजाफे के लिए सदारती ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दी है विफाकी काबीना ने। तो ये सदारती ऑर्डिनेंस अब बिजली की कीमतें बढ़ाने के लिए भी आना शुरू हो गए हैं। इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जो हम बिजली की कीमतों में इजाफे का जिक्र कर रहे थे, तो विफाकी काबीना ने कीमत बढ़ाने के लिए एक सदारती ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दी है, जिसके तहत 5.65 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा किया जा सकेगा। ये इजाफा जो है वो IMF की तरफ से आयद शराइत को पूरा करने के लिए किया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि जो बिजली के सारिफीन हैं उनसे अक्टूबर तक इस साल 884 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सके। इसकी कुछ मजीद जो डिटेल्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ। इसमें अब ये कहा गया है कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नेपरा एक्ट में तरमीम की भी मंजूरी दी जाएगी, जिसके तहत हुकूमत को बिजली पर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मजीद 10% सरचार्ज लगाने का इख्तियार भी हासिल हो जाएगा और वो बिजली की कीमत में 1.40 रुपए फी यूनिट इजाफा कर सकेगी। तो क्विकली अगर शौकत यूसुफजई साहब पहले आप ही इसका जवाब दे दें, क्योंकि आप जो सारी बातें कर रहे थे एंड आई अंडरस्टैंड कि इतने ज्यादा मसाइल हैं मईशत के हवाले से, अवाम की जिंदगी इस किस्म के इकदामात से तो मजीद मुतासिर हो रही है, ऑलरेडी जो कोविड की वजह से दिन ब दिन पिसता चला जा रहा है। देखिए सादिया, जब तक आप बिजली पानी से पैदा नहीं करेंगे ना, आपको ये मुश्किलात का सामना रहेगा। क्योंकि जो बिजली हम पैदा कर रहे हैं वो आपको पता है कि तेल से पैदा करें, और कोई भी इस तरह का गरीब मुल्क जो है वो तेल से बिजली पैदा करके अपनी इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं सोच सकता। तो ये मुश्किलात तो हमें हैं, और ये इस हुकूमत में वज़ीर आज़म साहब ने 2 डैम शुरू कर दिए हैं, मोमन डैम और बादशाह डैम। अगर ये डैम आज से 10 साल पहले शुरू हो जाते तो आज बिजली की फरावानी भी होती, आज बिजली सस्ती भी होती, आज मुल्क के अंदर इंडस्ट्री भी फलती फूलती। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि ये जो मायदे हुए हमारे IPPs के साथ, वो मायदे अगर आप उठा के देखें तो उसमें आपने ऊपर ही जाना है, नीचे आने का तो उसमें तस्वर ही नहीं है। तो ये जो चीज है, जब तक आपके पास लेकिन वही बात है कि मजीद 10% जो है सरचार्ज की सूरत में आवाम से निकालेंगे, 884 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू वो आवाम से इकट्ठे करेंगे। अब आगे गर्मियां आ रही हैं, बिजली आती नहीं है, लोड शेडिंग उतनी होती है, लेकिन ये तो चले जाएंगे। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो इजाफी चार्जेस है वो इंशाल्लाह नहीं होगा। वो उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछली दफा भी कहा था कि हम इजाफी नहीं लेंगे, क्योंकि लेकिन जो चीज मजबूरी है, जो पहले मायदे हो चुके हैं वो मायदे तो हम अगर आप समझते हैं जो LNG के मायदे हुए थे जो हमने फिर किए हैं उसमें कितना डिफरेंस है, लेकिन अब जो हुए हैं वो तो हो चुके हैं, वो इंटरनेशनल लॉज हैं, वो उसको अब तोड़ना आपको पता है कितना मुश्किल होता है। लेकिन हमारे लिए एक ही ऑप्शन है कि हम पानी के जरिए सस्ती बिजली पैदा करें, उसके लिए हमने शुरुआत कर ली है। पानी के जरिए आप कहते हैं सस्ती बिजली पैदा करें। अब शर्मिला साहिबा, ये जो IMF के हवाले से बात बार बार की जाती है, आज भी मैं कुछ हुकूमती वुज़रा को सुन रही थी, वो कहते हैं कि माजी में अगर हुकूमतें IMF के प्रोग्राम्स लेती थी तो वो सही थे, और अगर हम गए हैं IMF के पास तो वो गलत है। अब जाहिर है उनकी तरफ से जो आयद कंडीशंस हैं, जो शराइत हैं, वो कहते हैं हमने वो तो पूरी करनी ही करनी है। सो मैंने आपको सिर्फ एक चीज बता दी, जो सदारती ऑर्डिनेंस बिजली की कीमत बढ़ाने के लिए आया है, 884 अरब
अक्टूबर तक अब आवाम देगी? सादिया, एक तो मुझे इतना अफसोस है कि ये हुकूमत पार्लियामान को वो तक़वियत नहीं देती या वो इज्जत नहीं देती जो उनको देनी चाहिए। दे डोंट बिलीव इन ब्रिंगिंग एनीथिंग टू द टेबल। अब ये मसाइल जो हैं इनके ऊपर डिबेट पार्लियामान के अंदर होनी चाहिए। कानून साजी पार्लियामान का काम है। ये हुकूमत बिलीव करती है कि बस ऑर्डिनेंसेस जारी करो और उससे हुकूमत चलाओ। इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। आप ऑपोजिशन को एतमाद के अंदर लें, आप बताएं कि आप रिफॉर्म्स क्या करिए। तो बड़ा आसान है ना कि कर्जे पे कर्जा लेते जाओ, कर्जे पे कर्जा लेते जाओ, और फिर आप ये कहोगे जी वो माजी की हुकूमतों ने ये किया था, बड़े महंगे मुआहदे किए थे, तो उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। भाई आपने मुल्क की तारीख में जो आपका पब्लिक डेट सर्विसिंग है वो जितना 5-5 सालों में पिछले 2 अदवार के अंदर जमा नहीं हुआ, आपने 2.5 से 3 साल में उसका 3 गुना बढ़ा दिया है। इसके अलावा आप ये देखिए कि FBR मुसलसल पिछले 3 साल से अपने टारगेट जो है अचीव नहीं कर पा रहा। GDP पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो है वो मनफी में जा रहा है। देखिए ये चीजें आपकी नाकस पॉलिसी की वजह से, कोई पॉलिसी नहीं है ना कोई खारजा पॉलिसी है, ना कोई दाखिला पॉलिसी है, ना कोई माशी पॉलिसी है, ना पार्लियामान चलता है, ना पार्लियामान में कोई आता है, ना कोई जवाब देता है। मुझे आप बताइए क्या पॉलिसी? आप कोरोना वायरस को आप ले क्या पॉलिसी? व्हाट इज द पॉलिसी? आप मुझे, मैं अभी आपसे पूछ नहीं सादिया, आप बड़ी इन्फॉर्म्ड एंकर हैं। हमारे मुल्क की अगर आपसे कोई पूछे कि क्या नेशनल पॉलिसी है ऑन कोरोना वायरस, देयर इज नो पॉलिसी, वी हैव नो आंसर। अभी मुझे बताइए वैक्सीनेशन के हवाले से क्या नेशनल पॉलिसी बनाई गई है? नो पॉलिसी। किस तरीके से आप लोगों में आगाही पहुंचा रहे हैं? किस तरीके से आप लोगों को बावर करा रहे हैं कि आके वैक्सीनेशन लगाएं? किस तरीके से आप लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं? 2 सेंटर इधर खोल दिए, 2 सेंटर इधर खोल दिए। भाई इस तरह नहीं होता ना, आपने लोगों को पहुंचाना भी है। आप मुझे बताइए इंडिया डेली जो है वो तकरीबन अब तक इंडिया करोड़ों में 2.5-3 करोड़ अपने जो है वो लोगों को वैक्सीनेट कर चुका है। हमें तो यहाँ पर हजारों की तादाद नहीं हुई है हमारी। और यूएई को आप देखिए, सो यू आर सेइंग बेसिकली ये अगर ये किसी भी मामले में आप कहते हैं कि पॉलिसी नहीं है, ठीक है राना साहब, ये जो बात है इसमें अब ये जो बिजली के हवाले से कीमतें बढ़ानी है, वो कहते हैं अब ये वो चीजें हैं कि अगर आपके दौर में होती, पीपल्स पार्टी के दौर में होते तो ये पीटीआई की हुकूमत कहती है तो आप लोग भी यही कर रहे होते, क्योंकि IMF की तरफ से एक आप पे शराइत है, तो आप क्या करेंगे? व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव? इसके अलावा दूसरी तरफ इसमें मामला क्या ये है कि आप IMF की शराइत पूरी कैसे कर रहे हैं, या इसमें इससे बड़ा इशू ये है कि आप सदारती ऑर्डिनेंस लाकर ये चीजें कर रहे हैं? एक तो आप ऐसे इशू सामने लेके आते हैं जिस पे मेरा टाइम होता ही नहीं कि हम बात कर सके। अभी यूसुफ साहब ने कोई बात की, मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि देखिए उन्होंने 2-3 बातें की। एक तो IMF का उन्होंने कहा कि जी वो हमने जब ये प्रोग्राम लेते थे तो ठीक था, जब हमने IMF के प्रोग्राम में गया तो वो गलत है, हम लेते थे। लेकिन आप देखें, मुझे पता है कि जो कंडीशनैलिटी थी वो किस तरह वो बात करते थे, हम किस तरह उसको हैंडल करते थे। उस वक्त भी यही थी, कभी भी इस किस्म की कंडीशन हम उनको कहते थे, 2 टोक कहते थे कि हमने अपने अवाम पे बर्डन नहीं डालना। उनको समझाते थे और वो समझ जाते थे। हम ये इन्होंने कोशिश ही नहीं की समझाने की। इन्होंने तो IMF के बंदे ला के जितने उनके अपने एजेंट हैं यहाँ, कोई किसी जगह पोजीशन में डाल दिया, कोई किसी जगह जो वही पॉलिसी बनाते हैं वही सारा कुछ करते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि अगर किसी के साथ बात की जाए, अगर कोई ज़रूरी था कि IMF प्रोग्राम लेना है तो उस पर बहुत सारी बेहतर शराइत पे लिया जा सकता है। बाकी रही बात इन्होंने कि जी ये जो इन्होंने कहा कि जी ये बढ़ेगा, मुझे ये बताएं कि हमने 5 साल में पीपल्स पार्टी ने हमें 500 अरब जो है ना वो सर्कुलर डेट पास ऑन किया 2013 में। हमने 9000 कुछ दिया, लेकिन 300 एक जगह पार्क हुआ है, वो खैर लंबी बात है, 1200 चलो गिन ले। तो हमने 500 से 5 साल में 1200 किया, 700 उसमें ऐड किया। तो अभी मुझे बताएं कि ये जो, और बिजली की जो कीमत थी वो आपके सामने है, जिस तरह हमने बिजली दी लोगों को, अभी सामने इनके ये आ गया कि अभी 2400 के करीब इन्होंने 2.5 साल में सर्कुलर डेट में पहुंच गए हैं। वो जो 5 साल में 700 इंक्रीज हुआ था, या पहले पीपल्स पार्टी ने 500 किया था, अभी ये चले गए हैं 1200 इन्होंने ऐड किया है, और 6 दफ़ा इन्होंने प्राइस बढ़ाई है। मुझे बताएं कि उसका इफेक्ट नेगेटिव आया है बजाय पॉजिटिव होने के, कि आपने प्राइस बढ़ाई है तो उसको स्क्विज होना चाहिए था सर्कुलर डेट को, वो नहीं हुआ। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हम नजायज़ नहीं लेंगे, उस पर लगाएंगे नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि
नीलम जेलम का एक सरचार्ज आ रहा था, वो हमने खत्म करवाया कमेटी में कि यार ये तो नीलम जेलम बड़ी देर का बन गया, आप क्या कर रहे हैं। फिर वो खत्म हुआ है, हमने बिल दिखाया तो वो अभी बंद हुआ है। दूसरा मुझे ये बताएं कि ये जो सरचार्ज ये कहते हैं क्या बिजली की कीमत ले रहे हैं, उसको जरा बिल अपना उठा के देखे ना, उसमें 10 मुख्तलिफ किस्म की ऐसी चीजें हैं जो उनका बिल्कुल रेवेन्यू नहीं है, जो पावर सेक्टर है। अच्छा, ये तो गवर्नमेंट के अपने रेवेन्यू में जा रहा है, पीआर को वो जा रहे हैं पैसे। और दूसरी बात यह है कि ये कहते हैं जी पानी की, बिल्कुल पानी की बिजली सस्ती है, लेकिन हमारे पास चॉइस क्या था, क्या पानी की बिजली पैदा करनी है मिनिमम 7 to 9 ईयर्स लगते हैं। ये एक पढ़ा लिखा फार्मूला है दुनिया का। लेकिन अगर उस तरफ जाएं तो वो जो एक राम मचा होता है कि लोड शेडिंग है, फैक्ट्रियां बंद हैं, लोगों का अजाब बना हुआ है, लोग बाहर प्रिमिटिव स्टेज पे दरख्तों के नीचे बैठे हुए हैं। वो यही तो कहते हैं, वो कहते हैं कि फिर फौरी तौर पे, हाँ वो फौरी तौर पे रिलीफ दिया, लेकिन वो कहते हैं आपने महंगे मुआहदे कर लिए। आपके पास टाइम होता नहीं, मेरी सिर्फ एक सेंटेंस सुन ले तो वो हमारे पास चॉइस क्या था, हमने वो सुन रही हूँ मैं बिल्कुल। और साथ साथ मेरी सारी बात सुन लेना, ये जो बादशाह डैम की बात कर रहे हैं या मेमन डैम की, वो हमने शुरू किए हुए हैं। हमने उनका जो बेसिक है रेवेन्यू की जमीन एक्वायर की, हमारे पीएसडीपी तो देखे, लॉस तो हमने उनको अर्थ ब्रेकिंग के लिए पैसे रखे थे ये बादशाह डैम के। तो मुझे नहीं समझ आती कि इनके खाते में कोई तख्तियां आई हैं, वो तख्तियां जरूर लगा रहे हैं, लेकिन आप उठा के देख लें कि क्या बादशाह डैम, मामन डैम किसने बनाया है। मामन डैम जो है उसका तो हमने टेंडर प्रोसेस किया हुआ था, जो जिसपे इन्होंने आके अपने उसको दाऊद, क्या उसका नाम है इनके एडवाइजर का, उसको आके इन्होंने फिर हमने कहा इसको क्यों दिया आपने, इसका तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो उन्होंने जवाब दिया ये तो प्रोसेस आपने किया, उस वक्त ये बीच में थे, इसलिए बीच में थे कि उस वक्त वो एडवाइजर नहीं थे, उसमें वो उसका राइट था। जब क्रिटिसिज्म आया तो उसने अपने बेटे को चेयरमैन बना दिया और आप बीच में से निकल गया। तो ये मुझे समझना बातें ना करें। मामन डैम हमने उसका सारा अगर इजाजत है मुझे, मैं ब्रेक ले लूं। राइट, मैं ब्रेक से वापस यूसुफ साहब इस पे आपका जवाब जरूर चाहूंगी। मैं ब्रेक ले दीजिए मुझे, ब्रेक से वापस आकर आप प्लीज रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। शौकत यूसुफजई साहब, पहले तो क्विकली इसका जवाब दे दीजिएगा। ये जो इन्होंने कहा कि जो मंसूबे भी थे, जो डैम्स वगैरह भी थे, वो भी नून लीग के दौर में शुरू हुए और लोगों को लोड शेडिंग से निकालने के लिए उस वक्त ये मुआहदे किए गए थे। और साथ ये भी देख लीजिए कि आपके इत्तेहादी भी इस चीज पर बहुत ज्यादा नाला नजर आ रहे हैं। आज चौधरी शुजात ने भी ये बात की है कि कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, महंगाई में इजाफा होता चला जा रहा है। उन्होंने तो यहां तक कहा कि ये देख लें कि मार्शल लॉ के टाइम पे ऐसी चीजें नहीं होती थी, इकदाम किए जाते थे, लोगों को महंगाई नहीं होती थी, रिलीफ मिलता था, आप ऐसी चीजें नहीं कर रहे। ये चौधरी शहजाद साहब ने कहा है। एक सिर्फ सेंटेंस मैंने कहना था यूसुफ मेरे ख्याल से जो सबसे ज्यादा अगर कोई एहसास है तो वो लगाए वो सस्ते हैं मंसूब। क्या राणे साहब, मुझे आप दोनों की सब, राणे साहब क्या कह रहे हैं आप, एक जुमला आप कह रहे हैं, फरमाइए बे शौकत साहब जी। नहीं, आईपीपीज हमने नहीं लगाए, हमने जो मंसूबे लगाए हैं वो बिल्कुल उनकी कीमत पर ठीक है, बिजली सस्ती है, ये थोड़ा मैं क्लियर कर दूं। आईपीपीज का हमने नहीं लगाए। नहीं, मैंने डैम्स का मैंने जिक्र किया, जो आपने कहा कि डैम्स हमने शुरू किए। जी शौकत साहब, ओके जी शौकत साहब। देखें, जो मंसूबे इन्होंने लगाए थे वो भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो डैम्स की इन्होंने बात की, परसों जो मजदूरों के लिए इतना बड़ी कॉलोनी तामीर हुई, वो भी इन्होंने कहा कि हमने शुरू की थी। बिल्कुल शुरू की थी 25 साल पहले। 25 साल गुजर गए, 25 सालों में ये नहीं कंप्लीट कर सके थे। देखिए, ये चीजें होती हैं कि आप सिर्फ ये नहीं कि आप तख्ती लगा दें, इनागुरेशन कर लें कि जी हमने शुरू कर दिया, अब इसको बनना है, 100 साल बाद बने, जो भी है नाम हमारा आना चाहिए। आपने तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है आपकी हुकूमतों ने। ये जो इतना बड़ा बर्डन बन रहा है, ये जो आज हम बिजली के लिए तरस रहे हैं, ये झूठ बोला गया कौम के साथ कि जी हमारे पास तो वाफिर बिजली है, हमारे पास तो एक्स्ट्रा बिजली पड़ी हुई है। कहाँ है वो बिजली?
असल में ये कि आपने देखें ना तो आपने ट्रांसमिशन लाइनें चेंज की, ना आपने जो बिजली का जो सिस्टम है जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो आपने ठीक की, और इसके बाद आपने पानी के यानी ये ऐसे एक दरियाई सिंध जो मेरे घर के साथ गुजरती है, मुझे पता है कि उस पर कितने डैम बन सकते हैं और कितनी बिजली पैदा हो सकती है इस मुल्क के अंदर। सिर्फ हम स्वात रिवर को ले लें, चतराल रिवर को ले लें, 32,000 मेगावाट बिजली बन सकती है। ये बाकायदा सर्वे हुआ है, इसका वो बना हुआ है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, ये अब ये जो काम हम कर रहे हैं, कहते हमने शुरू किया था। भाई आपने शुरू किया होगा, आपने कहा होगा कि हम ये बनाएंगे, लेकिन आपने बनाया नहीं, आपने स्टार्ट नहीं लिया, आप इसी पे डिपेंड करते रहे क्योंकि उसमें कमीशन होता था। अब मुझे बताइए कितने पैसे दिए जाते थे आईपीपीस को। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इससे हमें जान छुड़ाना है और उसमें 1-2 दिन नहीं होंगे, इसमें टाइम लगेगा। कुछ लॉन्ग टर्म्स होते हैं जो आपने शुरू करना है। डैम अगर आज हमने शुरू कर दिए तो 5 साल लग सकते हैं, 10 साल, लेकिन वो 1 साल में तो नहीं महफूज हो जाएगा ना। ये एक ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली टाइम लगेगा। हुकूमत से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ फौरी रिलीफ मिले उनको, और वो रिलीफ महंगाई कम करने की सूरत में ही लोग डिमांड कर रहे हैं। इस पे हम देख रहे हैं, देखिए बिल्कुल सादिया, हमें बिल्कुल इस चीज का एहसास है और सबसे ज्यादा एहसास इमरान खान को है। एक ये तनवीर साहब प्लीज आप देखें, आप इतने बोलते हैं दोनों, मैं कभी नहीं बोला हूँ आपके बीच में, प्लीज आप नहीं, मैंने तो सिर्फ कहा कि मुझे बाद में सफर करें, लेकिन जो कुछ आप लोगों ने किया है नहीं वो बाद में शौकत साहब की बात मुकम्मल हो जाए, मैं इसके बाद आपकी बात सुनती हूँ। ये तरीका नहीं है ना। जी मैं आपकी तरफ आती हूँ, इनकी बात मुकम्मल हो जाए। बिल्कुल इनको टाइम दें, देखें इनको टाइम दें। 35 साल लोग इनको सुन चुके हैं, देख चुके हैं इन्होंने क्या करना था इस मुल्क के साथ। ये जो बात बता रहे थे कि जी अब मईशत इधर चली गई थी, हमें क्या सबको नहीं पता है कि 20 अरब जो खसारा छोड़ के गए थे, ये करंट डेफिसिट, ये लोगों से छुपी हुई बात है। ये जो 30,000 का कर्जा छोड़ के गए थे, ये लोगों से छुपी हुई बात है। ये कहते बहुत अच्छी मईशत हम छोड़ के गए थे, पता नहीं कौन सी अच्छी मईशत थी। आज सरप्लस पे हम चले गए हैं, आज पहली दफा ये कहते हैं कि जी करंट डेफिसिट, अच्छा ठीक, हम मईशत अच्छी छोड़ के गए थे। करंट डेफिसिट कौन छोड़ के गया था जी? आज अल्लाह के फजल से आपकी इतने अरसे बाद कहीं टेक्सटाइल उठी है, आपके कंस्ट्रक्शन कारोबार उठा है जिसकी वजह से रोजगार मिल रहा है। आप दुनिया को भी देखें ना, जो कोरोना 1 साल हमारा कोरोना में गुजर चुका है, बाकी दुनिया की मईशत देखें कोरोना में और पाकिस्तान की देखें। ये कहते हैं हमें पॉलिसी नजर नहीं आ रही है, पता नहीं इनको इसलिए नजर नहीं आ रही कि ये करप्शन से अपनी जान छुड़ाएंगे वहां से सिंध हुकूमत से, तो तभी इनको पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है। मुकाबले में ये जितनी पॉलिसियां बनी है जो है वो बड़ी बेहतर चल रही है। पहली दफा तो आपकी खारिजा पॉलिसी नजर आई, पहली दफा पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा गया। तो ये चीजें इस पे हम नहीं जानना चाहते, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान कोरोना में फंसा हुआ है, मुश्किलात हैं। अब ये अपोजिशन गवर्नमेंट दोनों की जिम्मेदारी होती है कि मुश्किल वक्त में ये नहीं होता है कि हम ये कहें कि जी आग लगी है तो चलो और भी लगाएं। बट वो तो उनका तो गिला आपसे ये है ना, उनका तो गिला आपसे ये है कि आप ऑपोजिशन को तो वैसे ही कोई लिफ्ट नहीं कराते, पार्लियामान को लिफ्ट ही नहीं कराते, ऑपोजिशन को ऑनबोर्ड किसी मामले पे रखते ही नहीं है, उनसे बैठ के बात ही नहीं करते, सदारती ऑर्डिनेंस लेके आते हैं अब तो। सर बात यह है, सादिया मुश्किल इनके लिए ये है कि इनकी तो लीडरशिप नहीं है बदकिस्मती से। इन्होंने तो सब कुछ मौलाना फजलुर रहमान साहब की झोली में डाल दिया है, अब उनके इशारों पे चले। ओके राना साहब चले, सही है, गॉट योर पॉइंट सर। राना साहब आप बात करें, वो पार्लियामेंट के अंदर है नहीं तो हम किससे बात करें? ओके बहुत जरूरी है। चले ठीक है, पीपल्स पार्टी तो है। चीजों का फरमाइए चाहता हूँ राना साहब। ये 25 साल पहले शुरू नहीं किए गए थे, पिछले 5 साल ये इनके पास सारा रिकॉर्ड है। ये पीएसडीपी देखे, हमने जमीन एक्वायर की, हमने जमीन के जो कितने केसेस थे, इनके बादशाह डैम इनके पास है जो वो वहाँ हमने कितने स्टे खाली कराए, हमने 200 अरब रुपया जमीन के मालकों को दिया और क्लियर किया स्टे वगैरह, और उसकी फिर अगले साल हमने 20 अरब रखा था जो इनकी गवर्नमेंट आई, ये पीएसडीपी का हिस्सा है, 20 अरब रखा था उसको स्टार्ट करने के लिए, जो अभी ये तख्ती लगाई है। मैं कहता हूँ 7 से 9 साल लगते हैं, ये तो 10 साल से ना आ रहे हैं। जो मेजर काम था वो हमने जमीन वगैरह सारी हर चीज इनको प्रोवाइड कर दी, 200 बिलियन की वो इनको हमने दे दी। मेमन डैम का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें दाऊद ने भी, ये जो रज़ाक दाऊद साहब है, इन्होंने प्रोसेस में ये भी आए थे उससे, आपको पता है, सारे स्कैंडल का पता है। दूसरी बात रह गई कि इन्होंने कहा जी इतने बिजली सरप्लस,
हमने पंजाब ने ये प्रिवेंशन को भी ये था कि आप पैदा करें। पंजाब ने 6000 बिजली शहबाज शरीफ ने रात दिन लग के पैदा की। इन्होंने एक यूनिट KPK में तो इतनी पानी है, इतना दरिया है, एक यूनिट अगर पैदा किया 5 साल अपने प्रिवेंशन गवर्नमेंट में तो मैं हाजिर हूँ। ये इस तरह लोगों को पागल ना बनाए। सर मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ सादिया, आपके प्रोग्राम में टीवी पे आ जाए। सर ये चैलेंज एक्सेप्ट कर ले, कल मैं आपको पूरे फिगर ला के दे देता हूँ। पैदा किया ना शौकत साहब, तो मैं बिल्कुल मैं आपको सारे फिगर ला के दे दूंगा। अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो करें, मैं आने के लिए तैयार हूँ। आप बिल्कुल आए ना, आपके मैं चैलेंज करता हूँ आपको, जो बात आप कर रहे हैं ना, लेकिन आपने कौम के सामने फिर माफी मांगनी होगी। वो बेड़ा आप फिर क्यों बोल रहे हैं? अब इन्होंने बेड़ा गर्क किया, करंट डेफिसिट इन्होंने किया करब करके इंपोर्ट्स, जिसका सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आया इकोनॉमी पे। और इन्होंने कहा जी करंट डेफिसिट हमने बड़ा इंप्रूव कर दिया है। करंट डेफिसिट अगर सादिया इंप्रूव किया जाए एक्सपोर्ट से के साथ, यस दिस इज हेल्दी थिंग। अगर आप करंट करते हैं इंपोर्ट्स बंद कर दें और उस पर नेचुरली आपका जो प्रेशर है रिजर्व पे कम हो जाएगा। जब इंपोर्ट्स बंद करेंगे उससे मशीनरी आना बंद हुई, उससे इंडस्ट्री लगना बंद हुई। मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं शर्मिला साहबा की तरफ। अच्छा, एक जो बात अभी शौकत साहब ने की कि भाई ये वो इश्यूज हैं जिस पर ऑपोजिशन जो है वो इकट्ठी हो और सियासत ना करे। PMLN की क़यादत के हवाले से तो शौकत साहब ने कह दिया कि वो तो है मुल्क में मौजूद ही नहीं है, बाहर है। पीपल्स पार्टी तो ऑब्वियसली मौजूद है। ठीक है शर्मिला साहब, अच्छा ओके, आप कह रहे हैं कि हमें जलील करते हैं पार्लियामेंट में, तो शर्मिला साहबा ये वजह है या फिर वाकई वो इनकी जो उम्मीदें एक्सपेक्टेशंस है ऑपोजिशन से वो चैलेंज करता हूं। कितने मेगावाट पैदा की आप बता दें, कितनी प्रोडक्शन है? मैं आपके प्रोग्राम में आना चाहता हूँ, आपने बनाया ना सारा प्रोग्राम आपको देता हूँ कि कितनी बिजली हमने पैदा की है। एक काम करते हैं, राइट, एक काम करते हैं, इस पे पूरा एक प्रोग्राम रख लेते हैं। राना साहब भी आ जाएंगे, शौकत यूसुफजई साहब भी आ जाएंगे, अगले हफ्ते कर लेते हैं। उसमें बिल्कुल रखिए, ताकि मैं सुबह के हवाले से बताऊं कि हमने कितनी बिजली पैदा की है। उन्होंने कहा था कि 1 मेगावाट बिजली। लेट्स डू इट नेक्स्ट वीक। मैं नेक्स्ट वीक कर लेते हैं। मैं शर्मिला फारूकी साहब जरा मुझे करता हूं जी, आप जो भी बस ठीक है, नेक्स्ट वीक कर लेंगे प्रोग्राम, आप डिटेल्स ले आइएगा। शर्मिला फारूकी साहबा, पंजाब ने 6000 मेगावाट बिजली पैदा की है। देखिए शर्मिला साहबा, ये जो ऑपोजिशन पे एतराजात हो रहे हैं, शौकत साहब कह रहे हैं कि भाई इन इश्यूज पे सियासत ना करें और इन इश्यूज पे तो बल्कि साथ देना चाहिए हुकूमत का। सादिया देखिए, अगर हुकूमत की गलतियां और उनकी नाकामियां अगर उनकी निशानदही कराई जाए तो ये कहें कि जी आप इन पे सियासत कर रहे हैं। मुझे आप एक बात बताइए कि इस मुल्क में 2020-21 के अंदर कपास की पैदावार 34.1% कम हुई है। इसके ऊपर हुकूमत ने कोई तवज्जो देखी है? क्यों हुई? वाई? क्यों ये कपास कम हुई है? वी आर एन एग्रीकल्चरल नेशन, हम GDP को 60% कंट्रीब्यूट करते हैं, कॉटन ग्रोइंग कंट्री है हमारी, हम मेजर कॉटन ग्रोअर्स हैं। क्यों हमारी 34% कपास इस वक्त कम हुई है? क्या आपने इंसेंटिव्स फार्मर्स को दिए? आप बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगी। क्यों हर चीज के अंदर, हर चीज मनफी के अंदर जा रही है? क्यों हर इंडस्ट्री जो है वो बैठती चली जा रही है? कहीं पर कोई प्रोग्रेस नजर आ रही है? यही तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि कोई पॉलिसी नहीं है। देयर इज नो पॉलिसी। कोई देखने वाला, सोचने वाला, समझने वाला, मुल्क को आगे चलाने वाला नहीं है। अब आप ये कहें कि जी मैं इस पर सियासत कर रही हूँ, आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट उठा के देख लें, भाई आपने छापी, हमने नहीं छापी। आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें, आपने छापी, हमने नहीं छापी। हम तो ये फिगर्स अपने घर से नहीं लाए ना, ये तो आपकी हुकूमत छाप रही है। जो जो गलतियां हो रही, जो जो नुकसान हो रहा है, जो जो इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी हो रही है, जो जो गुर्बत की सतह से नीचे जा रहे हैं, ये तो आपका मुल्क कर रहा है। सही, बट यू एक्चुअली, आपने जैसे पहले बात की कि यू थिंक कि पार्लियामेंट जो गंदम जाया हो रही है कराची के अंदर, वो बताई जाए, उन पर बात हो, डिलिब्रेशन हो, वो चीजें बेहतर हो सकती है। इनसे कोई भी सवाल सादिया जी, सिंध के अंदर जिस तरह गंदम जाया हुई, क्या ये इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी थी? ठीक है, क्यों जाया हुई गंदम, ये जरा बताए ना कौम को, और ये कहाँ चली गई वो गंदम फिर? तो ये तो देखिए, पॉलिसी अपनी बताएं, हमारी छोड़े, अपनी एक सूबा तो आपसे चल नहीं रहा है। जो कराची के हालात बने हुए हैं इस वक्त सबको पता है।
वो क्या इतने जो कराची जो मिनी पाकिस्तान का जो रोशनियों का शहर तमाम दूर हो रही है, वो चली गई कि इतना बुरे हालात है कराची यहाँ क्या हुआ, हमने क्या, उन्होंने क्या किया। बट मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, आई हैव टू वाइंड अप हियर। शौकत यूसुफजई साहब आपका, राना तनवीर हुसैन साहब आपका, शर्मिला फारूकी साहबा बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।